अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। 2 दिनों से लखीमपुर खीरी में चल रहे समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का कल समापन हो गया, लेकिन इस शिविर के साथ ही अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। लखीमपुर में सपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन के मौके पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सभी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। मैं समझता हूं कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से याद दिलाया कि लखीमपुर खीरी कभी सपा का गढ़ हुआ करती थी, जिसे 2024 में दोबारा हासिल करना है, जिसके लिए अखिलेश ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड का मुद्दा जोर शोर से उठाने का इशारा कर दिया। क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह नहीं होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। हार से किसान कुचल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ, सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। अखिलेश यादव एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ 2024 में जीत के लिए अखिलेश ने दलित पिछड़ा वोटर्स को एक साथ लाकर सपा से जोड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा उठाने की तैयारी है। लोक जागरण यात्रा लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना रास्ता, यानी ये 2 मुद्दे प्रमुख तौर पर जिसको अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया है। ये लोकसभा चुनाव की शुरुआत मानी जा रही है। लखीमपुर से यात्रा की शुरुआत के मौके पर अखिलेश यादव खुद भी लोक जागरण यात्रा में शामिल हुए और कहा कि सपा की कोशिश है कि जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी से गैर यादव और अनुसूचित जाति को भी जोड़ा जा सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी, उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। 2017 से लगातार कई राजनीतिक प्रयोग कर चुके अखिलेश यादव पिछले लंबे वक्त से सपा की जाति और धर्म विशेष वाली पहचान बदलने की कोशिश में लगे हैं, जिसे जमीन पर उतारने की कोशिश को लोक जागरण यात्रा का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिस पर भाजपा अखिलेश यादव पर हमलावर है। एक तरफ भाजपा का महासंपर्क अभियान है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का प्रशिक्षण शिविर और रथ यात्रा। ये तस्वीरें सपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शंखनाद की है। सपा अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयार कर रही है। लखीमपुर में सपा का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अखिलेश के चुनावी अभियान पर भाजपा हमलावर हो गई है। एक रथ क्या है, वो बंद है, एक बस है जो बहुत ही लग्जरियस है, बंद है। अपने घर के एसी कमरे से निकलकर उस एसी में बैठ जाएंगे। रथ यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी, इसी एक्सप्रेस वे पे पूर्वांचल पे रात भर। एक परिणाम क्या आया वो आपने देखा। वही राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने यूपी में आपराधिक इतिहास को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। जब सपा सरकार थी, आपकी नोएडा की तमाम कंपनियां भाग गईं, तो जो रंगदारी एक गैंग चलते थे, वसूली होती थी। आज चूंकि कानून का राज है, माफियागिरी समाप्त है, रंगदारी समाप्त है। चुनावी जंग में अखिलेश यादव खुद फील्ड में हैं और सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की बाहुबली तैयारी में लगी हैं। अपने भाई की मौत के लिए 32 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने खुद की सुरक्षा घटाए जाने पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि भाजपा सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार हम लोग की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं कांग्रेस का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, तो मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही है। पहले ये खबर आई कि अजय राय को उनकी सुरक्षा के लिए 2 जवान दिए गए हैं, लेकिन अजय राय ने इससे इनकार किया। और तो और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने खुद की जान को खतरा बताते हुए योगी सरकार पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया और किसी भी अनहोनी होने की स्थिति में जिम्मेदारी सरकार पर होने की बात कही। अब तो उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो जीवन भर रहना है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे सजा कराई है उसको भी खत्म करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। सरकार को पूरी तरीके से इस पर चौकन्ना होकर सुरक्षा करनी चाहिए। अगर इसमें कहीं भी मैं और मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो सीधे ये योगी सरकार की जिम्मेदारी होगी।
कांग्रेस नेता अजय राय अवधेश राय के छोटे भाई हैं। 5 जून को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या की गई थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। खबर है कि चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई राज्यों में चुनाव में व्यस्तता की वजह से प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य भी आजमा सकती हैं। उधर नए प्रभारी के नाम को लेकर यूपी में मंथन तेज हो गया है। इसके लिए चर्चा की जा रही है कि प्रदेश में नया प्रभारी किसे बनाया जाए। एबीपी गंगा को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम पर चर्चा हुई है। पार्टी हरीश रावत के माध्यम से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरकर प्रदेश में पहाड़ी समाज के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर सकती है, तो दूसरी तरफ पार्टी अनुभवी नेता तारिक अनवर के जरिए मुस्लिम मतों को अपनी तरफ करने का दांव भी खेल सकती है। हालांकि पार्टी अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। ऐसे में यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी पद पर निर्णय राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद ही होगा। कांग्रेस ने प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव प्रियंका वाड्रा की अगुवाई में लड़ा था। हालांकि अपना जनाधार बचाए रखने के लिए कांग्रेस कुछ खास नहीं कर सकी थी। प्रियंका गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस के अभेद किले पर भाजपा ने अपनी किलेबंदी की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस प्रभारी रहते हुए प्रियंका गांधी ने 2022 की विधानसभा में दिन रात एक कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीट ही जीत सकी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका के रायबरेली आने से कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। भाजपा का दावा है कि अमेठी के साथ साथ इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। पहले सोनिया जी, राजीव जी, फिर राहुल जी, प्रियंका जी भी लड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में आए। प्रियंका गांधी के यूपी कांग्रेस प्रभारी पद पर हटने और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। रायबरेली से चाहे सोनिया गांधी लड़े और चाहे प्रियंका गांधी लड़े और चाहे कोई गांधी लड़े, जो लड़ेगा हारेगा और रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर से पहले ही भाजपा आक्रामक व्यूह रचने में जुटी हुई है। कांग्रेस के गढ़ में 25 साल के बाद कमल खिलाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रायबरेली में पार्टी लगातार अपने बड़े नेताओं का दौरा करवा रही है और यूपी में कांग्रेस के इस आखिरी गढ़ को ढहाकर कमल खिलाने की तैयारी में है। तो क्रेज यदि रायबरेली में भी आपका है, क्या इस बार लगता है कि कमल खिलेगा? क्रेज या मोदी का है, हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं मोदी के, तो कमल तो खिलेगा क्योंकि मोदी को वोट मिलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे, लेकिन जिन अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम को बैठक लेनी थी वही अधिकारी मीटिंग से नदारद रहे। कानपुर में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हो रही थी। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक लेने पहुंचे, लेकिन कुछ अधिकारी बैठक में तय समय पर नहीं आए और इसी बात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डिप्टी सीएम ने मौके पर ही डीजीपी, प्रमुख सचिव, ऊर्जा गृह, अपर सचिव नियुक्ति को फोन करके शिकायत करते हुए जवाब तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने देरी से आने वाले अधिकारियों की भी जमकर क्लास लगाई। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन अरविंद से सेतु निर्माण निगम अधिशासी अभियंता, पुलिस कमिश्नर और कैस्को के एमडी जैसे बड़े अधिकारी शिकायत के बाद भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। मामला अभी यही नहीं थमा। लेट लतीफ अधिकारियों को अब नोटिस जारी करने की तैयारी है और सही जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जो लोग समय से बैठक में नहीं पहुंचे हैं या नहीं आए हैं, जिलाधिकारी महोदय उनको एक नोटिस जारी करके पूछेंगे और यदि पर्याप्त कारण नहीं है तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य कार्रवाई करने पर हम काम करेंगे। मकसद साफ है कि भविष्य में अधिकारी इस तरह की बैठकों को लेकर सीरियस मोड पर नजर आए और समय के पाबंद बने। विपक्षी दलों के नेताओं की 12 जून को पटना में होने वाली बैठक टल गई और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव और नीतीश कुमार लेंगे, क्योंकि सपा यूपी की सबसे बड़ा विपक्षी दल है। ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। उस सीट से चुनाव लड़ना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात होगी, लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार जी और अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और कोई।
फूलपुर सीट से बार बार नीतीश के लड़ने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार देश का बड़ा कुर्मी चेहरा है और फूलपुर लोकसभा सीट कुर्मी बहुल है। इसके साथ ही कुर्मी वोटर्स का पूर्वांचल की कई सीटों पर दबदबा है, लेकिन यूपी का बड़ा कुर्मी फेस अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ है और फूलपुर से कुर्मी नेता केशरी देवी भाजपा से सांसद है। लेकिन भाजपा का दावा है कि गठबंधन 2019 की तरह इस बार भी फेल होगा और पूरे प्रदेश में हम जीतेंगे, 80 की 80 सीटों जीतेंगे। जहाँ तक 2024 की बात है, मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, वही देश के प्रधानमंत्री। तमाम चर्चाओं के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सपा फूलपुर जैसी अहम सीट किसी और दल के लिए छोड़ सकती है, क्योंकि 2018 में फूलपुर से अपना प्रत्याशी उतारकर सपा खुद अपने प्रत्याशी को जिता चुकी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी रणनीति के तहत उतरी है। 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान से चुनावी हवा को धार दी जा रही है। तपती गर्मी के बीच भाजपा का मकसद घर घर पहुंचने का है, जिससे विपक्षी खेमे पर दबाव बनाया जा सके। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मां अभियान चलाया जा रहा है। हर लोकसभा सीट पर 7 कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है, जबकि हर विधानसभा सीट पर 4 कार्यक्रमों का प्लान है। मतलब साफ है कि हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर भाजपा 11-11 कार्यक्रम करेगी। व्यापारी सम्मेलन होना है, इसी के साथ जो विधानसभा स्तर के कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हर विधानसभा में एक टिफिन बैठक होना है कार्यकर्ताओं के साथ। इसके अलावा हर लोकसभा सीट पर 1000 विशिष्ट पद्म पुरस्कार विजेता परिवारों से बीजेपी के पदाधिकारियों की मुलाकात का भी कार्यक्रम है। हर लोकसभा सीट पर 50 टीमों का गठन किया गया है, जो 20-20 परिवारों से संपर्क करेंगी। सभी परिवारों को मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। हमारे जो बूथ की समितियां हैं, हमारे जो पन्ना प्रमुख बने हैं, वो हर समय एक्टिव रहते हैं। हर विधानसभा सीट पर लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, हर सीट पर टिफिन बैठक की जाएगी। साथ ही हर सीट पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग होगी, जिसमें सांसदों और विधायकों का रहना अनिवार्य है। इसके अलावा हर सीट पर 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन भी होगा। गाजियाबाद से सामने आए धर्मांतरण के मामले की जांच में अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की एंट्री हो गई है, क्योंकि अब तक की जांच में जो बातें सामने आई वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पता चलने के बाद इस मामले में रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तक की जांच में सामने आया कि देश भर में ये गिरोह अपना जाल फैलाकर धर्मांतरण करवा रहा है। देखिए, एक नाबालिग पीड़ित ने ये बताया है कि जो चैट इंजन डिस्कॉर्ड है उस पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईसाई धर्म पहले कबूल कर रखा था और उसके बाद वो लोग इस्लाम धर्म में इन वीडियोस को देखने के बाद कबूल कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो संजय नगर इलाके में मस्जिद कमेटी का मेंबर है। इसके अलावा गाजियाबाद की पुलिस की 4 टीमें मुंबई में शहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश कर रही हैं और जल्दी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 4 पीड़ित का नाम आया था जो नाबालिग पीड़ित थे, जिसमें एक जैन धर्म का, 3 हिंदू धर्म के थे। सभी से पूछताछ के लिए हमारी टीम रवाना है, सबसे पूछताछ चल रही है और आगे जैसे इस रैकेट के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है हम आप लोग को बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 साल से फर्जी हिंदू नाम बद्दो की आईडी बनाकर धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान शहनवाज धर्मांतरण के इस खेल में मुख्य किरदार है, जो नाबालिगों को बरगलाया करता था और जब वो आश्वस्त हो जाता था कि नाबालिग इस्लाम धर्म की तरफ झुक रहा है तो उसके बाद वो उन्हें उनके घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाने का दबाव डालता था। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को हादसे वाली जगह का दौरा किया और बालासोर ट्रेन हादसे में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नियमों के मुताबिक सीबीआई ने स्थानीय पुलिस में दर्ज एफआईआर पर फिर से केस दर्ज किया। अब एजेंसी अपनी जांच के बाद चार्जशीट और एफआईआर में नाम जोड़ या हटा सकेगी। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीबीआई ने 3 जून को जीआरपी ने जो केस किए थे वो सब अपने हाथ में ले लिए हैं, जिनमें आईपीएस की धारा 337, 338, 304A और 34 और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 शामिल है। सीबीआई हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच करेगी ताकि ये पता चल सके कि वो हादसा था या फिर साजिश, और अगर हादसा था तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस केस में मेरे को लगता है ये एनआईए को नहीं दिया गया क्योंकि सैबोटाज ये टेररिस्ट एंगल वो सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको सीबीआई को दिया गया। ये फ्यूचर के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जरूर सीबीआई देखेगी। हालांकि सीबीआई को मामले की तह तक जाने के लिए रेल सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए भी है कि रेलवे के कामकाज के संबंध में सीबीआई के पास बहुत कम जानकारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।